जी बच्चों, देखिए इकोनॉमिक्स में हम सेकंड बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इस बुक में कुल मिला के 11 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति रही है। तो देखिए किस प्रकार हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले है ओवरऑल फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो पैराग्राफ है मैं आपको इसका जो कंक्लूजन है वो बता देता हूँ कि जब ब्रिटिश रूल भारत पर आया, यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना शासन करने आई, उससे पहले जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो एक जीवंत और एक धनी संपदा वाली अर्थव्यवस्था थी, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। एग्रीकल्चर के फ्रंट से देखें तो ये एक रूरल इकोनॉमी थी, जिसमें जो कल्टीवेटर्स हैं यानी जो खेत को जोतते हैं बहाते हैं वही खेत के मालिक माने जाते थे। इंडस्ट्रियल सेक्टर अपने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के लिए काफ़ी मशहूर था। जो एक्सपोर्ट्स थे हमारे वो ग्लोबली थे, ओवरऑल जो वर्ल्ड है वहाँ तक हमारे जो प्रोडक्ट है उनकी रेपुटेशन थी, पहुँच थी। सिल्क इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, मेटल इंडस्ट्री, प्रीशियस स्टोन इंडस्ट्री, ये सारी की सारी अपनी अपनी जो बनाने की जो विधि थी या जो उनकी क्वालिटी थी उनके कारण काफ़ी फेमस थी। लेकिन कहते हैं कि जब ब्रिटिश रूल आया उसने सिस्टमेटिकली एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको पूरी तरह से इन्होंने बर्बाद कर दिया। पूरी तरह से अपना जो कब्जा है वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर कर लिया, और जो सोने की चिड़िया कही जाती थी उसको गरीब बना दिया, उसका बुरी तरह से शोषण कर लिया। एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सप्लॉइट किया गया एज ए सोर्स ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है, तो सबसे पहले उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को हथियाया। इंडस्ट्रियल सेक्टर को डिस्ट्रॉयड किया गया ताकि डोमेस्टिक मार्केट ख़त्म हो जाए इंडिया की, और जो ब्रिटिश प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिक पाए। ठीक है। रॉ मटेरियल जो है वो क्या किया गया, एनकरेज किया गया टू प्रमोट सप्लाईज टू ब्रिटिश इंडस्ट्री। जो रॉ मटेरियल है वो भारत से बाहर जाने लगा ताकि जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कच्चा माल मिल सके। यानी इंडिया का शोषण इतना किया गया कि इंडिया से जो कच्चा माल है वो उठाकर जो ब्रिटिश है यानी ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, वहाँ पर उसको भेजा जाने लगा और उन इंडस्ट्रीज़ में उसको यूज किया जाने लगा। फिर है इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स वर एनकरेज टू गिव इम्पेटस टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देन हैपन्स इन ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन के माल को इंडिया में इंपोर्ट किया जाने लगा। कुल मिला के वो चाहते थे कि जो भारत से कच्चा माल है वो बाहर जाए और बाहर हम माल बनाएं और वो वापस लाकर इंडिया में महंगे दाम पर बेचें। इस प्रकार कहते हैं जो सिस्टमेटिक एक्सप्लॉयटेशन था, जो एक नीतिगत जो शोषण था, उसने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया, और इंडियाज़ के जो फॉरेन ट्रेड है उसको ब्रिटिश इकोनॉमी में मिला दिया। यानी कि जो इंडिया है वो ब्रिटिश जो शासन है उसके कब्जे में आ चुका था। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो वाइब्रेंट इकोनॉमी से स्टैग्नेंट इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गई। यानी एक जो वाइब्रेंट का मतलब होता है जीवंत, चलनशील, उस इकोनॉमी से निकलकर वो कहाँ पर पहुँच गई, स्टैग्नेंट, एक ठहरी हुई अर्थव्यवस्था में वो आकर आ गई और एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था कही जाने लगी। तो अब बताया गया कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस टाइम हमारी इंडियन इकोनॉमी के क्या हालात थे। सबसे पहले स्टैग्नेंट इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें ग्रोथ की कोई भी संभावना नहीं होती, थोड़ी बहुत ग्रोथ होती है या जीरो ग्रोथ होती है, उसे बोलते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी। क्योंकि ब्रिटिश शासन ने कभी भी ये नहीं चाहा कि इंडिया में पर कैपिटल इनकम या नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाए, लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने नेशनल इनकम और पर कैपिटल इनकम यानी प्रत्येक व्यक्ति की इंडिविजुअल इनकम को एस्टिमेट करने का काम किया। जिनमें ये 2-4 लोग हैं, उनके नाम है दादा भाई नौरोजी, विलियम डिगबाई, फिनले सिराज, VKRV राव एंड RC देसाई। तो क्वेश्चन कई बार आता है कि नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो आप इनके नाम याद करना, इनमें से कोई ऑप्शन आता है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इन्होंने क्या किया कि नेशनल इनकम और प्रति व्यक्ति इनकम को कैलकुलेट करने का काम किया। उसके बाद हम आते हैं बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें पर कैपिटल इनकम यानी पर इंडिविजुअल लेवल की जो इनकम होती है वो बहुत ही कम होती है,
1947-48 में पर ईयर जो एक इनकम होती थी व्यक्ति की वो 230 रुपये आंकी गई। पूरे साल में एक व्यक्ति की नेशनल इनकम जो प्रति व्यक्ति इनकम थी कितनी थी, 230 रुपये। तो इस तरह से बताया गया कि जो भारत की अवस्था थी वो बहुत ही गरीब बन चुकी थी, क्योंकि उनके पास ना तो खाना पीना था, ना कपड़े थे, ना रहने के लिए कुछ थे। जो बेरोजगारी थी वो बहुत हद तक बढ़ गई थी। यानी ब्रिटिश शासन ने कुल मिलाकर इंडियन इकोनॉमी को ख़त्म कर दिया। उसके बाद है तीसरा, डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर डोमिनेटेड द इंडियन इकोनॉमी एज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लिवलीहुड। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भारत को सबसे ज़्यादा जीवन यापन की सुविधाएं देता है, क्योंकि हमारे देश की 72 से 75% जो पॉपुलेशन है वो अभी भी कृषि पर डिपेंड है। लिखा है ना इसमें, नियरली 72% कंट्रीज़ वर्किंग जो थी ना वो एग्रीकल्चर में थी, लेकिन एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो सिर्फ 50% ही होता है, जिसके कारण इस सेक्टर में पिछड़ापन देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, एक ये था। फिर नेक्स्ट है इसका ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्लीक का मतलब है बेरंग, यानी कि जिसमें एक जो तरक्की होती है, जो इंक्रीज, जो ग्रोथ देखने को मिलता है वो नहीं था। इसमें बताया गया कि ब्रिटिश रूल से पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो अपने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के लिए काफ़ी यूज होता था, लेकिन इसका भी सिस्टमेटिकली क्या किया गया, डिस्ट्रॉयड किया गया, इसको ख़त्म किया गया ब्रिटिश पॉलिसी के द्वारा। इंडिपेंडेंस के टाइम स्मॉल स्केल और जो कॉटेज इंडस्ट्री थी वो पूरी तरह से ख़त्म कर दी गई, यानी छोटे मोटे जो उद्योग थे उनको सबको ख़त्म कर दिया गया। हैवी इंडस्ट्री शोड ए ब्लीक ग्रोथ। जो बड़ी इंडस्ट्री थी उसने बहुत ही कम ग्रोथ को दर्शाया। और बल्क कैपिटल गुड रिक्वायरमेंट वी वर डिपेंड अपॉन इम्पोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन। और अगर हमें कैपिटल गुड्स चाहिए, यानी कि मशीनरी वगैरह चाहिए, तो ब्रिटेन से उनको इंपोर्ट करना पड़ता था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी बुरी तरह से उन्होंने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। पांचवा पॉइंट है हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट। इम्पोर्ट के ऊपर हमें डिपेंड रहना पड़ता था, क्योंकि ब्रिटिश शासन क्या करता था, इंडिया से रॉ मटेरियल बाहर भेजता, बाहर गुड्स बनाता अपने देश में, और उन गुड्स को हमारे ही देश में लाकर बेचता। तो हमारे यहाँ तो रॉ मटेरियल रहा नहीं, क्योंकि सारा ब्रिटिश शासन ले गया। तो हमें अपने जीवन यापन के लिए ब्रिटिश प्रोडक्ट के ऊपर क्या रहना पड़ा, डिपेंड रहना पड़ा। अगला है बेटा सिक्स्थ, लिमिटेड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण। जो इंडिपेंडेंस के टाइम में जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो गांव में रहती थी, और कहते हैं कि 1948 में 14% लोग ऐसे थे जो शहरों में रहते थे और 86% रहते थे गांव में। रूरल पॉपुलेशन के पास किसी भी प्रकार की कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी एग्रीकल्चर के सिवाय। इसके कारण भी जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, वो बढ़ती गई। फिर है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल का मतलब होता है ना तो वो पूंजीवादी थी, ना ही वो सामंती थी, वो थी एक मिक्स्ड, जिसमें पूंजीवादी और सामंती अर्थव्यवस्था का रोल था। अब फ्यूडलिक मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है, यानी कि जो फ्यूडलिस्टिक मोड है, वो क्या करता था, प्रोडक्टिविटी को लो करता था, क्योंकि ये दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं का जो मिक्सचर था वो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक रहा, जिसके कारण जो प्रोडक्टिविटी है वो भी लेस हुई और पिछड़ापन हमें देखने को मिला। तो कुल मिला के बात ये कही गई कि भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता के समय बहुत ही बुरे हालात में थी, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने बुरी तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था के जो रिसोर्सेज हैं उनका शोषण किया। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या स्थिति थी, तो अभी हमने पढ़ा कि 72% पॉपुलेशन अपना जीवन यापन कहाँ से करती थी, एग्रीकल्चर से। इसलिए इंडिपेंडेंस के समय भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था भी कहा जाता था। एग्रीग्रेन का मतलब होता है बेटा कृषि प्रधान। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है पेज नंबर हमारा 6। लिखा है कि सबसे पहले इसकी कृषि की दशा देखते हैं। लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन का मतलब होता है बेटा टोटल आउटपुट, और प्रोडक्टिविटी का, उत्पादकता का मतलब होता है कि 1 हेक्टेयर में कितना आउटपुट हो रहा है। यानी कि जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसको तो हम बोलते हैं टोटल आउटपुट या प्रोडक्शन, और 1 हेक्टेयर में कितना प्रोडक्शन हुआ है उसे बोलते हैं प्रोडक्टिविटी।
दोनों ही हमारे बहुत ही ज़्यादा कम थे इंडिपेंडेंस के टाइम। इसके कारण फार्मर्स जो थे उनके पास संसाधन कम थे और उनके पास जो टिलर्स थे, लैक ऑफ इंसेंटिव। टिलर्स का मतलब होता है ज़मीन को जोतने वाले जो किसान थे, उनके पास बहुत ही कम मात्रा में जो इंसेंटिव होता था वो बचता था, क्योंकि प्रोडक्टिविटी नहीं थी तो माल बेच नहीं सकते थे, जिसके कारण वो गरीब थे। दूसरा पॉइंट आता है बेटा एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम, यानी ज़मीन को निर्धारित करने का जो सिस्टम था ना वो बहुत ही ज़्यादा शोषणकारी था। एक त्रिबंधीय अनुशासन था हमारे यहाँ पर, जिसमें गवर्नमेंट, जमींदार और जमींदार यानी जो ज़मीन के मालिक थे वो, ज़मीन को जो जोतते किसान वो, और एक सरकार, 3 स्तरीय तरीके से लैंड का सेटलमेंट किया जाता था। इसे जमींदारी प्रथा भी कहा जाता था। ठीक है। और ये जो लैंड सेटलमेंट ये मेनली कहाँ पर अप्लाई किया गया? बंगाल प्रेसिडेंसी, यानी कि जो ईस्टर्न स्टेट होते हैं हमारे, जो पूर्वी राज्य, वहाँ पर इस लैंड सेटलमेंट सिस्टम को लागू किया गया, जमींदारी प्रथा को। लिखा है जो जमींदार थे उनको माना गया कि वो भूमि के असली मालिक हैं। ठीक है। विच इम्प्लाइड दैट प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम द कल्टिवेशन वर एक्रू टू जमींदार इंस्टेड ऑफ कल्टिवेटर्स, यानी ज़मीन से जो भी प्रॉफिट होगा वो ज़मींदारों का होगा, ना कि उस ज़मीन को जोतने वाले किसानों का। ज़मींदार एक फिक्स्ड अमाउंट पे करेंगे गवर्नमेंट को लैंड रेवेन्यू के रूप में। जो ज़मींदार हैं वो किसी भी प्रकार से फ्री थे। जो टीलर्स थे यानी कि जो ज़मीन को जोतने वाले किसान थे उनसे कुछ भी चार्ज करने के लिए बिल्कुल फ्री थे, कितना मन चाहा, यानी कि जितनी उपज होती थी उसका बहुत ज़्यादा हिस्सा ये ज़मींदार लोग ले जाते थे और किसानों के लिए कुछ भी नहीं बचता था। ठीक है। एक ये हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति थी। फिर है फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का एक औद्योगिकरण जिसे हम कह सकते हैं, बाजारीकरण कह सकते हैं, यानी जो किसान हैं उनको फोर्स किया गया कि आप लोग अपने सब्सिस्टेंस के लिए नहीं, यानी अपने परिवार के भरण पोषण के लिए फसल मत उगाओ, आप उगाओ मार्केट के लिए, मार्केट में बेचने के लिए। फार्मर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो कमर्शियल क्रॉप्स टू कोप विद द नीड ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री, ब्रिटिश इंडस्ट्री की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए किसानों को कहा गया कि आप ऐसे प्रोडक्ट बनाओ, यानी कि ऐसी खेती करो जिससे कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ब्रिटिश इंडस्ट्री, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल मिले, आप चाहे भूखे ही क्यों न मर जाओ। तो इससे हुआ क्या कि जो फार्मर्स है उनको शिफ्ट किया गया, उनको फोर्स किया गया कि इंडिगो की खेती करें, नील की, क्योंकि ये इंडिगो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज की जाती है डाई करने के लिए। तो फार्मर्स को फोर्स किया गया कि वो इंडिगो की खेती करें। कमर्शियल क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है, एक्सपोज टू सब्सिस्टेंस फार्मर मार्केट फॉर देयर ओन सब्सिस्टेंस, यानी उन्हें मार्केट के लिए फसलें उगाने के लिए फोर्स किया जाने लगा, उनके खुद के जीवन यापन के जो फसलें थी उनको त्याग कर। इस प्रकार से कैश क्रॉप्स रेज्ड क्रेडिट नीड्स ऑफ द फार्मर विच लीड टू देयर पर्चुअल इंडेपेंडेंस। अब क्या हुआ कि इस तरह से खेती करने से उनकी जो खुद की जो नीड है वो पूरी नहीं हो पाती थी, जिसके कारण उन्हें नगद पैसा देकर अपनी आवश्यकता की चीज़ों को लेना पड़ता था, जिससे वो क्या हो गए, कर्जे के नीचे डूब गए। फिर है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट के कोई भी जो थे ना संसाधन वो नहीं थे, क्योंकि जो ज़मींदार लोग थे उन्होंने कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करें। परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन वर ए फार क्राई, भाई जो सिंचाई के जो साधन थे वो क्या थे, बारिश के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था और जो बारिश थी वो अनसर्टेन थी। फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज, डिसलिनेशन ऑफ सोइल विच कुड लीड टू इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी ऑफ द सेक्टर वर टोटली नेग्लेक्टेड, यानी कि बाढ़ को किस प्रकार से रोका जाए, जो भूस्खलन है, जो ड्रेनेज है, यानी ज़मीन जो कट जाती है उसको किस प्रकार से ठीक करा जाए, इस बारे में कहीं पर भी ध्यान नहीं दिया गया। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ना होने के कारण भी एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी पीछे चला गया। इसके बाद है पेज नंबर 8 पर गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ सोइल एंड टिलर्स ऑफ सोइल। गल्फ का मतलब होता है बेटा बीच की एक खाई, बिटवीन जो खेत के मालिक थे
और जो खेत को जोतते थे यानी जमींदार और किसान, उनके बीच काफ़ी बड़ा गैप था। एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज वर कैटेगराइज्ड बाय ए ह्यूज गल्फ बिटवीन ओनर्स एंड टीलर्स। उनके बीच बहुत बड़ी खाई थी। ओनर थे वो आउटपुट तो शेयर करते थे लेकिन वे खर्चा शेयर नहीं करते थे। अब भाई फसलों को उगाने में जो खर्चा आता वो सारा किसान बियर करता, और जैसे ही फसल बिकती ये जो जमींदार लोग हैं ये अपना हिस्सा लेने के लिए आ जाते हैं, यानी खर्चे में तो हिस्सा वो देते नहीं थे और उत्पादन में हिस्सा लेने के लिए तुरंत आ जाते। इंटरेस्टिंग इन मैक्सिमाइजिंग देयर रेंटल इनकम, सिर्फ उनको अपनी रेंटल इनकम से मतलब था कि हमें प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा मिल जाए, बाकी किसी भी तरह से कोई भी डीलिंग हो सकती है। यानी उन्होंने अपना पेट भरने के लिए बहुत ही बुरी तरह से जो कृषि क्षेत्र है उसको नुकसान पहुंचाया। द टिलर्स ऑफ द सोइल वर मेयरली गिवन एनफ फॉर सब्सिस्टेंस। अब जो ज़मीन को जो जोतते थे, जो दिन रात काम करते थे किसान, उनके लिए उनके भरण पोषण के लिए भी जो सामान था वो बहुत ही कम, जो अनाज है वो बहुत ही कम बच पाता था। ये था हमारा एक और रीज़न कि जो ज़मींदार लोग थे वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के चक्कर में किसानों का सारा जो उत्पादन है वो अपने पास ले जाते और किसानों के पास नाम मात्र अनाज छोड़ते, ताकि मतलब कि इतना अनाज छोड़ते थे कि किसानों के अपने भरण पोषण के लिए भी वो पूरा नहीं पड़ता था। फिर है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। इसका मतलब होता है कि एक तो जो जोत के प्रकार थे, जोत यानी खेत छोटे थे, दूसरा वो टुकड़ों में बिखरे हुए थे, एक खेत यहाँ पर फिर 3-4 छोड़कर यहाँ पर, इस प्रकार छोटे छोटे टुकड़ों में वो विभाजित थे। अब इस तरह से खेत जब होते हैं हमारे छोटे छोटे टुकड़ों में तो वहाँ पर जो लागत होती है ना बेटा वो बहुत ही ज़्यादा आती है। उस खेत की जुताई अलग से करेंगे, उस खेत के अलग से, उस खेत के लिए बीज अलग से लाएंगे, इसके लिए अलग से लाएंगे, तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि हमारी कृषि को पिछाड़ने में काफ़ी इसने योगदान दिया है। यानी कि जो छोटी और जो बिखरी हुई जो जोतें थी उसके कारण भी कृषि क्षेत्र उन्नति नहीं कर पाया। आगे आता है सब्सिस्टेंस आउटलुक। फार्मर्स क्या थे, वाज टेकन मोस्टली एज ए मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि जिसमें फसलें उगाई जाती हैं किसी भी परिवार की आवश्यकता को पूरी करने के लिए। यानी किसान चाहते हैं कि भाई मेरे परिवार की आवश्यकताएं तो कम से कम पूरी हो ही जाए, मैं इतनी खेती कर लूँ। लेकिन ये एक सिर्फ मान्यता थी, लेकिन सारा जो उत्पादन वो तो ज़मींदार लोग ले जाते थे। किसानों के पास तो बेचारे के पास इतना भी नहीं बचता था कि उनकी फैमिली का पेट भर जाए। तो ये कुछ ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से इंडिपेंडेंस के टाइम, स्वतंत्रता के समय हमारी जो कृषि क्षेत्र है वो इतना ज़्यादा पिछड़ा हुआ था कि जो उन्नति के जो वो थे मार्ग थे वो बिल्कुल बंद थे, क्योंकि ब्रिटिश रूल ने इतना ख़राब कर दिया था, इतना शोषण किया था कृषि क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का, कि अर्थव्यवस्था को ग्रो करने के लिए गवर्नमेंट ने फिर प्लान बनाया 5 ईयर प्लान, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में डील करेंगे, जिसमें धीरे धीरे ये जो सारी कमियां हैं ये दूर होती गई। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। आप पेज नंबर 8 तक एक बार इसको अच्छे से रीड करना पूरे को, और नोट्स का ऐसा है बेटा आप बुक में ही इसको पढ़ सकते हैं। जो ज़्यादा लंबी बड़ी हेडिंग है, जो बड़ा पैराग्राफ है, उसको आप अपने तरीके से सेट कर लें, क्योंकि इसमें मेरे ख्याल से ज़्यादा कोई बड़े हेडिंग है नहीं जो कि हमें छोड़ने पड़ेंगे। जैसे ये लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी पेज नंबर 6 पर, तो इसमें आप यहाँ तक इसको कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल है, इसको करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बाकी जितनी जितनी हेडिंग्स हैं, आप जैसे ये हेडिंग है, ये हेडिंग इतनी कर सकते हैं, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को बनाना है। ठीक है, तो अगर आप नोटबुक बनाना चाहें तो बुक में से ही आप लिखेंगे और इसी में ही आप रिवाइज करेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही।